गुड आफ्टरनून एवरीवन। इसके पहले व्याख्यान में मैंने आप सभी को बताया था कि ओबेसिटी कैसे होती है, उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं वो कैसे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फैट को बढ़ा देते हैं और हम ओबेस की ओर बढ़ जाते हैं। आज पूरे विश्व में जैसे कि वो एक एपिडेमिक बन चुका है ओबेसिटी, उसको दूर करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने और व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि कुछ ऐसा माध्यम या साधन मैं बताऊं जिनसे कि आप एक डाइट को फॉर्म करें, कैसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें और इनके बीच में कैलोरी का कैसे बैलेंस करें कि वो एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ जिसका टॉपिक है डाइट, फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड योर कैलोरिक बैलेंस। तो ये एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में, जहाँ पर हम कोविड-19 के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, अपने स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं अस्वस्थ पा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं हम इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे उपनिषद में कहा भी गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो धर्वः स्मृति, अर्थात आहार शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण शुद्ध होने पर विवेक बुद्धि ठीक प्रकार से कार्य करती है। आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी के अनुसार आहार से ही शरीर की वृद्धि, बल, आरोग्य, वीर्य और इंद्रियों की प्रसन्नता उत्पन्न होती है और आहार की ही विषमता से रोग उत्पन्न हुआ करते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि आहार का अर्थ है भीतर लेना, मुंह से खाना पीना, नाक से श्वास लेना, त्वचा से वायु का या धूप को ग्रहण करना आदि को भी आहार के अंतर्गत ही समझना चाहिए। जन्म से पहले माँ के रक्त द्वारा बालक का पोषण होता है। जन्म के बाद माँ का स्तनपान ही उसका आहार है। आहार को व्यक्ति के भोजन की एक खुराक भी हम कह सकते हैं, अर्थात व्यक्ति भूख लगने पर एक बार में जितना भोजन ग्रहण करता है वह भोजन की मात्रा उस व्यक्ति का आहार या डाइट कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए यह आवश्यक है कि वह संतुलित आहार ले। भोजन हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। भोजन में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन से मिलने वाले इन रासायनिक पदार्थों को ही हम पोषक तत्व या न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ कहते हैं। यदि ये न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हमारे भोजन में उचित मात्रा में विद्यमान नहीं होते तो इसका परिणाम अस्वस्थता या मृत्यु तक हो सकती है। शरीर स्वास्थ्य के अलावा मानसिक स्वास्थ्य भी आहार पर निर्भर करता है। शरीर स्वास्थ्य का मूल आधार है संतुलित भोजन। तो यहाँ आहार से हम संतुलित भोजन की ओर आ जाते हैं कि वो आहार जिसमें ये सारे तत्व पाए जाएं तो हम उन्हें संतुलित भोजन की संज्ञा देने लगते हैं, अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन्स, पानी, क्षार, लवण आदि उचित मात्रा में लेने से शरीर स्वस्थ और क्रिया करने में सक्षम रहता है। उचित मात्रा में जल सेवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए जानते हैं कि आहार का हमारे जीवन में महत्व क्या है। मनुष्य अपनी थाली पर ही बनता और बिगड़ता है, ये कहावत सर्वत्र प्रसिद्ध है। अन्नो वे प्राणी नाम प्राणः, कोई भी प्राणी आहार के बिना जीवित नहीं रह सकता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मुख्य कारण यही भोजन यदि दूषित हो जाए तो हमारे लिए रोगों का मूल कारण भी बन जाता है। यदि मनुष्य के प्रत्येक रोग के मूल के कारण को देखा जाए तो पता चलेगा कि मानव का दूषित भोजन ही उसका उत्पादक है। जो पोषक होता है वही यथावत प्रयोग से दूषण का कार्य करता है। शरीर जिन जिन उपादानों को मांगता है, यदि उसे उपयुक्त मात्रा में प्रयुक्त समय पर ना दिया जाए तो वह ठीक ठाक कार्य नहीं कर सकता और पोषण के अभाव में वो दुर्बल और नाना तरीके की व्याधि और रोगों से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आहार की आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है। ये शरीर की सुरक्षा करता है, उसे गतिशील रखता है, उसे पोषण प्रदान करता है, अर्थात आहार शरीर के समुचित विकास
स्वास्थ्य और सुख का हेतु है। अतः आहार की समुचित संतुलित मात्रा ही लाभदायक होती है। आहार से शरीर का पोषण होता है, उसे बल, वर्ण, आयु, ओजस और तेजस की प्राप्ति भी होती है। अब जानते हैं कि आहार ये हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण आहार जो कार्य करते हैं वो है शरीर में क्रियात्मक कार्य, फिर मनोवैज्ञानिक कार्य है, सामाजिक कार्य है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक होते हैं। ये सारे कार्य आहार ही करता है। यदि हम शरीर की क्रियात्मक कार्य की बात करें तो इसका अर्थ है कि समस्त कार्य को शारीरिक स्वास्थ्य संवर्धन से संबंध रखते हैं। शरीर क्रियात्मक कार्यों में ये सभी संवर्धन आते हैं। साथ ही यदि ऊर्जा प्रदान करने के कार्य की बात करूं मैं आपसे, तो जिस प्रकार एक गाड़ी को चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति आहार से होती है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो हमें थकान का अनुभव होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें भूख लगती है और हम भोजन ग्रहण करने लगते हैं। साथ ही इसकी बात करें कि शरीर में संवर्धन क्या है, शरीर की वृद्धि क्या है, तो हमारा शरीर जन्म जैसे ही लेता है मृत्यु तक कोई ना कोई वृद्धि का कार्य चलता रहता है। हाँ, शारीरिक रूप से जो वृद्धि है वो एक उम्र पे आके रुक जाती है, लेकिन जन्म से लेके 25 वर्ष तक, जैसा कि हमारे शोध में पता चलता है, हमारा शरीर विकास करता है, वृद्धि करता है, और ये वृद्धि का मुख्य कारण हमारा आहार ही है। यदि ये समुचित और संतुलित नहीं होगा तो हम सही प्रकार से अपने शरीर का विकास नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ यदि आहार की भूमिका हम देखें तो सप्त धातुओं का पोषण, हमारे शरीर में 7 प्रकार के तत्व धातु पाई जाती हैं। ये आयुर्वेद में बताया गया है। ये 7 जो अश्व धातु हैं, 7 धातु हमारे शरीर में पाई जाती हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा। शुक्र इन 7 धातुओं का समुचित पोषण भी होता है, और हम जब संतुलित और आदर्श आहार लेते हैं तो इन धातुओं को पुष्ट कर देते हैं और इनका कार्य को महत्व बढ़ा देते हैं। साथ ही आहार हमारे शरीर से रोगों से रक्षा भी करता है। ठीक उसी प्रकार आहार हमारे लिए उपयुक्त है जिस प्रकार एक भूखे हुए व्यक्ति के लिए भोजन या पानी की उपयोगिता। अब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता या WBCs, श्वेत रक्त कणिकाओं को एक्टिवेट करने के लिए आहार बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। यदि हम मनोवैज्ञानिक कार्य की बात करें तो आहार शारीरिक पोषण के साथ साथ मानसिक और भावात्मक पोषण का भी कार्य करता है। कहा भी गया है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, अर्थात हम भोजन ग्रहण करते हैं और हमारा मन भी उसी प्रकार का हो जाता है। लेकिन इसके साथ यदि हम बात करें कि भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करते ही हमें एक संतोष की अनुभूति होती है, वो संतोष कहाँ से और कैसे आता है, तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे मस्तिष्क में पाए जाने वाला हार्मोन, साथ ही लेप्टिन हार्मोन एक प्रकार की क्रिया करता है जिससे हमें संतोष की अनुभूति होती है, और ये आहार हमें मानसिक रूप से संतुलित स्थापित करने में मदद करता है। साथ ही आध्यात्मिक उन्नति में भी आहार बहुत सहायक होता है। मुख्य रूप से यदि आध्यात्मिक उन्नति की बात करूं तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा सभी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं डाइट कितने प्रकार की होती है, तो इसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, संरचना के हिसाब से हम इसको 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है लिक्विड, फिर सेमी लिक्विड और सॉलिड। यदि लिक्विड की बात करूं तो दूध, कोल्ड ड्रिंक, लेमन जूसेस, ये सारे लिक्विड फॉर्म में हमारे पास आते हैं। सेमी लिक्विड की बात करूं तो रायता हम दही से बना लेते हैं, कर्ड है, कढ़ी हम बनाते हैं, वेजिटेबल सूप बनाते हैं, जिसमें सॉलिड फॉर्म में कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ लिक्विड फॉर्म में भी पाई जाती हैं। यदि सॉलिड मील की, फूड की या डाइट की बात करूं तो उसमें रोटी, चावल, वेजिटेबल्स,
बर्गर, ब्रेड, चिप्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे कंटेंट आते हैं। यदि हम क्वांटिटी की बात करें तो डाइट में एक प्रत्येक व्यक्ति को कितनी क्वांटिटी वाइज, मात्रा वाइज उसे कैसे लेना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति कितनी कैलोरी से भरपूर भोजन का उपयोग करने जा रहा है। साथ ही मैं बात करूं कि यदि कम हम क्वांटिटी लेते हैं पर क्वालिटी वाइज यानी न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ यदि अच्छा भोजन ले रहे हैं तो दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी वाइज आप बहुत खाना खाइए और आप सोचिए अरे मैंने तो बहुत खाया तो मेरे हेल्थ जो है वो बहुत इम्प्रूव करेगी, बहुत अच्छी होगी, या हम कम खाने से अपने वेट को रिड्यूस कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्वांटिटी कहीं से भी डिफाइन नहीं करती है हेल्दी मील के लिए। हाँ, ये हम कह सकते हैं यदि जो लोग हैं जो बहुत जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, बहुत कम मात्रा में उनको भोजन ही मिल रहा है, चाहे वो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ में हो या क्वांटिटी में हो, तो वो एनीमिक हो जाते हैं, स्टारवेशन की कंडीशंस आ जाती है और वो एक बीमारी को ग्रसित होने लगते हैं। या इसके साथ ही बात करूं कि एक्सेसिव मील जो लोग खाने लगते हैं उनके अंदर ओबेसिटी के ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं जिससे वो बीमारी की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार क्वांटिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले ज़रूर करता है। अब आहार तो हम सब समझ ही गए हैं, परंतु संतुलित आहार को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो संतुलित आहार वो भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा में हों जिससे कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन, अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके। इसके साथ साथ पोषक तत्वों का कुछ अस्तित्व या अतिरिक्त मात्रा में प्रावधान हो ताकि आप पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में इनसे आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यदि इस परिभाषा को हम ध्यान से समझें तो तीन मुख्य बातें हमें इससे पता चलें। पहली ये कि संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। दूसरा, संतुलित आहार शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है और आप पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो संतुलित भोजन क्या हुआ, यानी कि एक मनुष्य प्रतिदिन कौन कौन सी वस्तु कितनी कितनी मात्रा में खाए जिससे उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और वह रोगों से बचा रहकर उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु को प्राप्त कर सके, उसी को ही हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार की संज्ञा में रखते हैं। इसके साथ यदि मैं बात करूं कि संतुलित आहार किसके लिए कैसा होना चाहिए, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एक संतुलित भोजन यदि आपके रक्त में बाइल्स और एन्क्लाइन की उपस्थिति ज़्यादा या कम है, उसके अनुसार भी हमारा संतुलित भोजन के पोषक तत्व की क्वांटिटी को डिफ़र कर देता है। साथ ही हमारा भोजन बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता हो पर संतुलित हो। एक परिश्रमी के लिए भी संतुलित भोजन एक अलग क्वांटिटी के हिसाब से मापा जा सकता है। प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए संतुलित और दैनिक भोजन कैसा हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही मैं फिज़िकल एजुकेशन की हूँ तो मैं बताना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स पर्सन या खिलाड़ियों के लिए वो जैसी एक्टिविटी करते हैं, लाइक विगरस एक्टिविटी वाले स्पोर्ट्स हैं, कम विगरस एक्टिविटी वाले स्पोर्ट्स हैं, कंसंट्रेशन वाले स्पोर्ट्स हैं, उनकी खेल के स्वरूप के अनुसार, उसके खेल की क्रियाओं की प्रकृति के अनुसार भी हम उनके लिए आहार या भोजन को मापते हैं कि कैसा भोजन वो करेंगे, किस प्रकार की न्यूट्रिटिव वैल्यू उनके भोजन में अधिक मात्रा में पाई जाएगी। इसके साथ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नाम आया था कि रक्त में क्षार या अम्ल की उपस्थिति में एक भोजन कैसे बनता है। तो हमारे आयुर्वेद में बात करते हैं हम सबसे ज़्यादा वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने की। यदि ये तीन चीज़ें हमारे शरीर में एक बैलेंस स्थिति में रहें तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। लेकिन किसी के शरीर का रक्त तभी शुद्ध समझा जाता है जब उसमें रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप 80% क्षार और 20% अम्ल हो। अर्थात यदि हमारे प्रतिदिन के भोजन में एक हिस्सा अम्ल या एसिड खाद्य पदार्थ हो और उसका कम से कम 4 गुना एल्कलाइन या क्षार पदार्थ हो तो ये भोजन हमारे लिए लाभप्रद होता है।
अगर इसी प्रकार का भोजन हम ग्रहण करते रहते हैं तो उसका नतीजा यह होता है कि शरीर का ब्लड और अन्य फाइबर जिनसे क्षार खींच लिया जाता है वो निर्बल और रोगी हो जाता है। स्नायु और मज्जा की संरचना और रचना के लिए अम्ल की रक्त में मात्रा अल्प होनी चाहिए और इससे अधिक अम्ल का ब्लड में होना और विषाक्त बनना अत्यंत भयावह हो जाता है। इसके विपरीत यदि रक्त में क्षार पाया जाता है, समझ लीजिए कि ये वो वस्तु है जो हमें रोगों से लड़ने के लिए शक्ति भी प्रदान करता है। क्षार की उपस्थिति में WBCs बहुत एक्टिवली काम करते हैं। तो इससे हमें आज ये पता चला कि संतुलित भोजन में पोषक जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा यदि हम पता लगाने की कोशिश करें तो एक भोजन में कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट 2/3 पार्ट होना चाहिए और वसा 1/6 पार्ट, प्रोटीन खनिज लवण या विटामिन 1/6 पार्ट होने ही चाहिए। तो ये इस प्रकार का यदि हम भोजन इंटेक करते हैं तो इसे हम संतुलित भोजन की संज्ञा या समझ सकते हैं। परंतु मनुष्य की आयु, पेशा, मौसम, देश, स्थान को भी ध्यान में रखते हुए किस मात्रा को अधिक और कम लेना है ये भी फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही यदि बात करूं कि संतुलित आहार को और कौन कौन से ऐसे कारक तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख है उम्र। एक छोटे बच्चे के लिए संतुलित आहार में प्रोटीन अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में बिल्डिंग का काम करता है और छोटी उम्र के व्यक्ति के सेल या कोशिकाएं बन रही होती हैं, कंस्ट्रक्ट हो रही होती हैं। तो उनके संरचना में जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो जो पौष्टिक पदार्थ है प्रोटीन। साथ ही यदि प्रौढ़ अवस्था की बात करूं तो उसमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और वसा की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यदि वृद्धावस्था की बात करूं तो वृद्धावस्था में शरीर के शिथिल हो जाने के कारण क्रियाशीलता कम हो जाती है, अतः ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। यदि बात करूं लिंग की, सेक्स की, मेल और फीमेल में कैसा भोजन किसको लेना चाहिए तो स्त्रियों व पुरुषों के संतुलित आहार में थोड़ा अंतर ज़रूर पाया जाता है। पुरुषों की जो पोषकता है वो और स्त्रियों के लिए जो आवश्यक है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसका कारण है कि पुरुषों का आकार, भार, क्रियाशीलता अधिक होती है और क्रियाशीलता, आकार और अधिक भार होने के कारण उन्हें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए उनके मील में या डाइट में कार्बोहाइड्रेट या फैट की मात्रा अधिक हो सकती है इन कंपैरेटिव टू वुमेन। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो एक व्यक्ति यदि वो स्वस्थ है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, कोई रोग से ग्रसित नहीं है, तो इस प्रकार के व्यक्ति के आहार में पोषक तत्व एक नियंत्रित मात्रा में होने चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, किसी पर्टिकुलर बीमारी या डिजीज से ग्रसित है, तो उस व्यक्ति में उस बीमारी के अनुसार ही पोषक तत्वों की अधिकता या कमी रखनी होती है। साथ ही यदि कोई टूट फूट हुई हो उसकी अस्वस्थता के कारण या फिर उसका कोई एक्सीडेंटल केस हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसे किस प्रकार का भोजन लेना होगा ये भी एक फैक्टर के रूप में कार्य करता है। साथ ही क्रियाशीलता या वर्किंग प्लेस या प्रोफेशन आपका, तो कुछ ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हर समय क्रियाशीलता बनी रहती है, ऐसे में आपको अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट अधिक चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्क हैं, जैसे आज की डेट में यदि मैं बात करूं कोविड-19 के दौरान, तो हमें बैठ के वर्क फ्रॉम होम करना है, बैठे बैठे क्लास में टीचर्स को लेक्चर्स देने हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी एनर्जी, जो फिज़िकल एनर्जी है वो बहुत कम रिलीज़ हो रही है, जो कैलोरीज़ हैं उनका यूज़ जो है वो बहुत कम हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए ये जानना बहुत आवश्यक है। साथ ही जलवायु और मौसम भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा भोजन संतुलित कैसे बनेगा। ठंडे प्रदेश के वासियों का जो आहार है वो ऊर्जा से भरा होता है। उसी प्रकार जब हम गर्म अपेक्षाकृत जो गर्म इलाके हैं वहाँ की जो
मील हम लेंगे अपने फूड में, उसमें ऊर्जा की मात्रा कम होनी चाहिए। विशेष शारीरिक अवस्थाएं भी हैं जिसमें आहार की मात्रा और पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित कर देता है, जैसे गर्भावस्था, प्रेग्नेंट विमेन जो हैं उनको अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जो फीड कराती हैं विमेन, उनको भी पोषक तत्वों की अलग प्रकार की आवश्यकता होती है। ऐसी ऑपरेशन के बाद की अवस्था है, जल जाने के बाद की एक अलग अवस्था है। तो ये कंडीशंस भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमारे संतुलित आहार में किस प्रकार का पोषक तत्व अधिक या कम हम रख सकते हैं। तो ऐसे में हम आइए पता करते हैं कि एक संतुलित आहार हमारा कैसा हो। संतुलित आहार में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों की मात्राएं शामिल होनी चाहिए, ये पहली नेसेसिटी है। दूसरी है कि उसमें सभी पोषक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए। संतुलित आहार ऐसा होना चाहिए कि विशेष पोषक तत्व साथ साथ हों, जैसे कि उसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, ये सारे साथ साथ एक संतुलित मात्रा में होने चाहिए। उस आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होने चाहिए और ऊर्जा प्रदान करने वाले ज़रूर होने चाहिए पोषक तत्व। साथ ही संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों से भोज्य पदार्थ शामिल होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आहार आकर्षक हो, सुगंधित हो, स्वादिष्ट हो और रुचिकर हो। यदि सेम प्रकार का मील हम डेली अपनी डाइट में लेते रहेंगे तो हमें एक बोर की स्थिति होगी। हम अच्छा होने के बाद भी उस मील को पसंद नहीं करेंगे। आप एग्जाम्पल ही ले लीजिए मैगी का, बच्चों को बहुत पसंद है लेकिन टोटली ही वो पूरी तरीके से असंतुलित आहार है। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत कम समय है, बच्चा डिमांड कर रहा है, हम बना के दे देते हैं। लेकिन आप खुद ही इस पर एक्सपेरिमेंट करिए और रोज़ अपने बच्चे को मैगी दीजिए, रोज़ मैगी दीजिए, जो उसका सर्वश्रेष्ठ आहार है। लेकिन 2 और 3 दिन खाने के बाद चौथे दिन वो उससे इनकार कर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसका जो आकर्षक था, उसका जो स्वाद था, वो बार बार उसके जो बर्ड्स थे, टेस्ट बर्ड्स थे, वो अब उसके लिए उतने आतुर नहीं रह गए। उसमें उसको सेटिस्फैक्शन लेवल ख़त्म कर देता है। इसलिए हमें अपने आहार को दिन प्रतिदिन बदलते रहना चाहिए और उसे आकर्षक बनाना चाहिए। अब यदि मैं बात करूं वसा की, कार्बोहाइड्रेट की, तो ये दोनों ही जो पोषक तत्व हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो वसा है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक पाए जाते हैं, किंतु इसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम होती है। इसलिए रासायनिक रूप से ये वसा अम्ल और ग्लिसरीन में एक्ट करते हैं और ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके साथ विटामिन्स की बात करूं तो विटामिन्स रोगों से बचाने का कार्य करता है हमारे शरीर में। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, यद्यपि इसकी अल्प मात्रा ही विभिन्न उपापचय या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को समान रूप से चलाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु इनकी अनुपस्थिति में मेटाबॉलिज्म असंभव हो जाते हैं। इनकी अधिकता और इनकी कमी दोनों ही शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते, वरन सभी ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। इनकी कमी से इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के कारण प्राणियों में अनेक रोग होते हैं। इसी कारण उन्हें वृद्धि तत्व कहते हैं। प्राणी विटामिन की यदि मैं बात करूं तो एक प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार के करीब 12 प्रकार के विटामिन्स की आवश्यकता पड़ती है और ये विटामिन्स एक मिनिमम मात्रा में हर एक व्यक्ति को अपने भोजन में अवश्य लेना चाहिए। तो इस प्रकार आइए अब हम आगे जानते हैं कि एक स्वस्थ भोजन की थाली क्या होनी चाहिए। तो हार्वर्ड D.H. चैन ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक पोषण के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक थाली बनाई और उन्होंने बोला कि भारतीयों के लिए जो उनकी थाली है वो बहुत आदर्श थाली मानी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ रिकमेंड करते हैं जिनसे हमारी ये थाली और भी ज़्यादा पौष्टिक और संतुलित बनती है। तो आइए जानते हैं उनके द्वारा, उन साइंटिस्ट, उन डाइटिशियंस के द्वारा जो रिकमेंड की गई हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ आज यहाँ पर। कि वो कहते हैं कि फल
और सब्जियों को अपने भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा बनाएं। अर्थात हमारी एक थाली का आधा हिस्सा जो है वो इन फल और सब्जियों से ही भरा होना चाहिए। साथ ही यदि बात करूं होल ग्रेन्स की, साबुत अनाजों की, तो एक चौथाई थाली कम से कम हमारी इस साबुत अनाजों से भरी होनी चाहिए, क्योंकि साबुत अनाजों में हमारी जो एक सेल बनते हैं उसमें जो ग्रोथ होनी होती है, वो ग्रोथ वाले ग्रीन वेजिटेबल्स या वो जो सेल कोशिकाओं से बनने वाले साबुत अनाज हैं, जब वो हमारे शरीर में जाते हैं तो वो एक प्रकार की हमारी जो बॉडी में पाई जाने वाली शर्करा है, इंसुलिन है, उसको बैलेंस करते हैं, हमारे शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हमें उस प्रकार की डाइट ज़रूर लेनी चाहिए। साथ ही हमें जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें मेनली रेड मीट, मछली का उपयोग ज़रूर अपनी डाइट में करना चाहिए। उससे प्राप्त होने वाला प्रोटीन शरीर के लिए बहुत लाभप्रद होता है। यदि हम वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें तो आज की डेट में वैरायटी भरी पड़ी है हमारे मॉल्स में, हमारे मार्केट्स में। लेकिन कैसा ऑयल हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने भोजन को बनाने के लिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ वेजिटेबल ऑयल जैसे कि जैतून या ऑलिव, सोयाबीन, सनफ्लावर, मूंगफली, सरसों इत्यादि के तेलों को चुनें और पार्शियली हाइड्रोजेनेटिक तेलों से दूर रहें, क्योंकि वो ट्रांस फैट होते हैं और उनमें ज़ीरो फैट होने से खाद्य पदार्थ स्वस्थ नहीं हो पाते। साथ ही हमें पानी का बहुत प्रॉपर उपयोग करना चाहिए और अपने शरीर के भार का 20% पानी हमें प्रत्येक दिन लेना चाहिए। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि पानी हमें बहुत एक साथ 2 और 3 ग्लास नहीं पीना चाहिए। हमें रुक रुक के एक एक ग्लास पानी 10-10, 15-15 मिनट के गैप में पीना चाहिए, ताकि पानी हमारे शरीर को एब्जॉर्व करे। यदि हम एक साथ 4 से 5 ग्लास पानी पी लेते हैं तो तुरंत आपको यूरिन फील होगी और आप उसको बाहर निकाल देंगे और हमारा शरीर डिटॉक्सिफाइड भी नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में हमें चाहिए कि हम पानी को धीरे धीरे पिएं, ऐसा पिएं कि हमारा शरीर उसे एब्जॉर्व करे या ग्रहण करे। साथ ही एक सेंटेंस के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे रखूँगी कि चाय को हाँ नहीं और पानी को ना नहीं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस पंक्ति को अपने जीवन की प्रत्येक क्षण की एक लाइन बना लीजिए कि चाय को हाँ नहीं और पानी को ना नहीं, तो आप एक स्वस्थ मार्ग की ओर ज़रूर बढ़ जाएंगे। साथ ही आप अपने वजन को भी संतुलित पाएंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आती है कि विच इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक योर मील और डाइट, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू टेक आवर डाइट्स. Is in that case I would like to just explain here something very specific, that eating food may sounds very simple in itself, but it's the simple mistakes we made that make a huge difference. It is important to take that when it comes to eating, the timing of the meal is the key. अगर हम उस टाइम को ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे जो भी आहार खा रहे हैं उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। तो आइए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अपना मील कैसे लेना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट। ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट ईट विद इन 30 मिनट्स ऑफ योर वेकिंग अप। Ideal time to have your breakfast is 7 a.m. to 8 a.m. Do not delay your breakfast later than 10 a.m. Make sure you have protein in your breakfast. What about the lunch one? Lunch timing. The ideal time to have lunch is 12:45 p.m. to 1:30 p.m. Try and keep a gap of 4 hours between your breakfast and the lunch. In between these two meals, you have not to take even single bite. And during the brunch, you have to take your fruits. At the time of dinner, the ideal time to take your dinner is before 7 p.m. to 8 p.m. You should keep a gap of 3 hours between your dinner and your bedtime. Do not delay dinner later than the 10 a.m. 10 p.m. Sorry, it's a 10 p.m. Do not delay dinner later than 10 p.m. because after 10 p.m. our body reacts differently.
तो हमें अपना जो डिनर है 10 बजे तक हर हाल में खा लेना चाहिए। साथ ही मैं बात करना चाहूँगी वर्कआउट मील की, कि वर्कआउट मील क्या होता है या ड्यूरिंग वर्कआउट हमें मील कैसे लेना चाहिए। तो जो लोग बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, दे शुड नॉट डू देयर वर्क विद द एम्प्टी मील. We should take something before going to your workout, or after your workout you should always take your protein rich diet. अगर आप वो प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी और आपके बॉडी में वो एनर्जी का बैलेंस बना रहेगा। तो कितना पोषण है ज़रूरी हमारे लिए, ये इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने एक व्यक्ति के लिए कितना पोषण ज़रूरी है उसे कैलोरी के अनुसार मापदंड तय कर लिया है। ICMR के मुताबिक एक औसत भारतीय के लिए जो भारी काम करने वाले लोग हैं उन्हें रोज़ाना 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति और कम शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के लिए 2100 कैलोरी पोषण ज़रूरी होता है। 30 की उम्र में आहार आमतौर पे इस उम्र की महिलाओं को मातृत्व सुख प्राप्त होता है, ऐसे में उन्हें फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वे महिलाएं जो गर्भधारण का विचार कर रही हैं उन्हें डेली 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड का सेवन ज़रूर करना चाहिए। यदि 40 की उम्र के आहार की हम बात करें तो 40 के बाद आपकी उम्र बढ़ने लगती है और शारीरिक रूप से उसका जो असर है वो भी दिखने लगता है। तो आपको अपने आहार में खूब फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। 50 वर्ष की आयु में कम की महिलाएं हैं उनको रोज़ 25 ग्राम फाइबर ज़रूर लेना चाहिए। 60 की उम्र में तो बहुत खास ख्याल रखना चाहिए, उस समय उम्र के साथ मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार का सेवन किया जाए। साथ ही व्यायाम भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और सामान्य महिलाओं को रोज़ाना 5 से 6 औंस यानी करीब 140 से 170 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। मांसाहारी जो लोग भोजन करते हैं उन्हें प्रोटीन की मात्रा ऑलरेडी अधिक मिल जाती है। इसके साथ ही अंडे, बीन्स, नट्स, दूध और दूध के जो उत्पादक हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाती है। यदि साथ ही बात करूं मैं स्पोर्ट्स एथलीट्स की, तो एन एथलीट्स कैलोरिक नीड्स आल्सो वेरी बेस्ड ऑन देयर स्पोर्ट्स। अकॉर्डिंग टू नेने मेयर, a senior sports dietitian for the Olympic athletes, elites endurance athletes needs the most caloric because their activities and the training last for the longest period of time. She suggests a range of 3000 to 8000 calories per day for high level, about 3000 to 4500 calories per day for playing team sports. And athletes, those who are participating in sports that need only short bursts of the strength or the performance, such as powerlifter, gymnast, need somewhere in the range of 2000 to 6000 calories per day. And the timing and distribution of this meal for the athlete should be timing of the meal and the snack is especially important. Calories intake should be spread throughout the day, with particular emphasis placed on the morning meal and the meal or the large snack for the recovery after the training session. Our athletes need a balance of carbohydrates, proteins and fats in their diets. Most calories should come from carbohydrate rich foods, which are the body's main source of energy. But taking care of the good enough protein is also very important. A normal adult's RDA for the protein is 0.8 grams per kilogram of the body weight. But the American College of Sports Medicine recommends that proteins is very important for the athlete. But that athlete gets about double in that, in the range of 1.2 to 2 gram of the protein per kilo of the body weight. But when we talk about shooting, isn't a sports that required a big emphasis on the nutrition? There is no need to refill the protein or the carbohydrates after a training session to achieve a good result. But this does not mean nutrition cannot be forgotten here.
we describe the basics of the nutrition that every shooting athlete should respect. If you talk about the weight management, controlling your weight means keeping your weight sustained so your weight would change in size. Otherwise, it will affect in balance. Like in any sports that needs to grow stronger by gaining muscles mass and leaner, which means losing extra body weight. Any changes in your body mass will affect your center of gravity and balance. This essential to address in training. How to stay weight stable? It's also important, very important. Important role in our life, especially for the sportsman. The calculator is based on the Muffins-Centaur equation, a formula that numerous studies have shown to be an accurate way to establishing calories needs. Like they calculate the gender, age in years, height in feet and inches, and the weight, pounds, and activity. Through this we can find out how much calorie the sportsman or individual will take it out from their body and will become in a normal weight, or how much they calories are needed for the sports person. The average woman needs to eat about 2000 calories per day to maintain her weight, and 1500 calories per day to lose 1 pound of weight per week. Meanwhile, the average man needs 2500 calories to maintain and 2000 to lose 1 pound of weight per week. However, this depends on the numerous factors. These includes age, height, current weight, activity levels, metabolic health, and several others. Then Anna, I am going to tell you about the five best evidence-based diets and the lifestyle changes that have been shown to help lose your weight. First is eat more protein, because when it comes to losing weight, protein is the king of the nutrition. Then I talk about the avoid the sugary soft drinks and the fruit juices. This includes sodas, fruit juice, chocolates, milks, and other beverage with the added sugars. This can increase the calories of your meal, so avoid this and drink more water. Every person must take the water according to their weight of the 20% and drink more and more water to reduce your weight. At least 8 glasses in a day. 4 to 5 liters should be taken by the individual that can burn 96 more calories in a day. And water should be taken in such a way that is absorbed in our body. And study is also shown that the drinking water can boost metabolism. Drinking it half an hour before the meal can help you eat fewer calories. Drink water after 45 minutes or your meal. And just you take wake up in the morning. At that time, if you take 2 to 3 glasses of lukewarm water, increase and just work on the detoxification process of the body. Now the last is very important, that is your exercise and lift weight. When you do eat fewer calories, your body compensates by the saving energies and making you burn less. This is why the long-term calories restriction can significantly reduce metabolism. So you should do exercise, reduce your carbs intake. Cutting carbs is a very effective way to lose weight, as it reduces appetite and makes you eat fewer calories automatically. So thus we can say through this process we can enhance the working capacity of the leptin hormone, which is also responsible for satisfaction hormone. When our proper diet will come to us in our body, our fat and accumulation of the fat on the adipose tissues, like it is found in skin, लैक्टेज जो हार्मोन है वो हमारे इसको बैलेंस करता है और हमारे ओबेज होने को रिड्यूस करता है. साथ ही साथ ये लैप्टिन जो हार्मोन है वो वर्क करता है SOCS3 जीन्स के साथ, और इसके साथ मिलकर ये एक्टिवेट करता है और कंज्यूम करता है हमारी हाइट वेट फैट मील्स को. और जब ये हाइट फैट मील्स के साथ काम करता है तो ये हमें एलिवेट
हमारे ब्लड इंसुलिन को कर देता है, उसके लेवल को बैलेंस करता है। और ज़्यादातर लोग मोटे होने के साथ साथ जो डायबिटीज़ होते हैं उसका मेन कारण यही होता है कि लैक्टिन एसिड के साथ वो उसका संतुलन नहीं बना पाते हैं। अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि कैलोरीज कैसे हम पता लगाएं कि हमारे मील में कैसी कैलोरी है। तो मैं बताना चाहूँगी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज पाई जाती हैं। इसी तरीके मैं कुछ अगर एग्जाम्पल दूँ तो मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे फूड आइटम्स रखे हैं जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। लाइक वी हैव हियर दिस टमाटर है, और टमाटर में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें बहुत लो कैलोरी होती है। 80% वाटर होता है और 20% इसमें फाइबर्स हैं, प्रोटीन है। तो वो जो है लगभग 4 कैलोरी के आसपास आपको इसमें मिलेगा। ऐसे ही प्याज भी बहुत लो कैलोरी का होता है, खीरा बहुत लो कैलोरी का होता है, गाजर में भी बहुत लो कैलोरी पाई जाती है। तो ये वाले जो आइटम हैं, इन आइटम को आप अपने यदि सलाद में इंक्लूड करते हैं तो ये बहुत लो कैलोरी होगा, 20 कैलोरी के आसपास होगा, 40 कैलोरी के आसपास होगा। लेकिन यह आपके बॉडी में एज ए रफेज के रूप में भी काम करेगा और आपके बॉडी में एनर्जी को बनाएगा और स्टोर्ड फैट और कैलोरी को रिलीज़ करने में मदद करेगा। साथ ही यदि मैं फलों में बात करूं तो फलों में एप्पल इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फ्रूट वी हैव। इसमें 42 जो है वो कैलोरी पाई जाती है एक सेब में। यदि हम एक सेब खा लेते हैं तो 52 कैलोरी हमें मिल जाती है, एक नॉर्मल सेब की बात करें। और हमारे इंडिया में ये बहुत पॉपुलर आइटम है और ये है समोसा। एक समोसे में लगभग 100 कैलोरी पाई जाती है। ये आप इससे पता लगा सकते हैं कि 100 कैलोरी यदि हमने समोसा खा लिया तो उसको रिड्यूस करना कितना मुश्किल होगा। ऐसे ही हम ये ब्रेड खाते हैं तो दो ब्रेड लगभग यदि हम लगभग इसको हम 20 ग्राम के आसपास माने तो इसमें हमारा लगभग 25 से 30 जो कैलोरी मिलती है। तो 60 कैलोरी यदि हम 2 ब्रेड खा लेते हैं तो हमें मिल जाती है। केला फल जो है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम आपको बताएं कि इसमें लगभग नॉर्मल केले में लगभग 100 कैलोरी पाई जाती है। तो केला उनके लिए बहुत यूज़फुल है जो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं। यदि मैं एक और फूड आइटम की बात करूं तो वो है पेस्ट्री। आजकल लोगों की बहुत ज़्यादा पसंदीदा ये पेस्ट्री हो चुकी है। लेकिन पेस्ट्री में बताना चाहूँगी कि इसके ऊपर जो ये शुगर या ये क्रीम की लेयर है और ये जो सारा आइटम है ये मैदे का है, इसमें अंडा भी मिला हुआ है और इसमें जो पैक्ड आइटम्स की वजह से इसको प्रिजर्व किया गया है, उन सब के कारण जो इसकी कैलोरी है वो 300 से 400 कैलोरी बन जाती है। तो ये स्वीट के रूप में यदि हम खाते हैं खाने के बाद, तो खाना तो ऑलरेडी आपका जो एक थाली बनती है जिसमें एक बाउल दाल है, चावल है, एक रोटी में 100 से 104 कैलोरी पाई जाती है। एक दाल में लगभग अगर 25 ग्राम आप दाल ले रहे हैं एक कटोरी में तो उसमें आपको 100 ग्राम कैलोरी मिल जाएगी। इस इश्यू से 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरी। अगर आपने 25 ग्राम लिया तो 25 ग्राम्स मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 100 कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी एक नॉर्मल थाली की बात करें तो हम 800 से 900 ग्राम तो एक बार के मील में ही ले लेते हैं। उसके साथ यदि हमने इसको ले लिया तो ये एक्सेस ऑफ कैलोरीज हम इनटेक अपने साथ कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने जाना कि हम अपने मील को किस तरीके से बनाएं, अपनी डाइट और अपनी थाली को कैसा एक संतुलित आहार के साथ बनाएं जिससे हमारे बॉडी एक हेल्दी बॉडी कहलाए, हमारा शरीर एक स्वस्थ शरीर बने। एक्सेस ऑफ फैट जो हमारे लगभग हर तीसरे व्यक्ति को हो रहा है, जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म और थायराइड के पेशेंट्स, इवन अगर मैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की बात करूं, हार्ट अटैक की बात करूं, तो कहीं ना कहीं ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इवन कोविड-19 में ये तो खुद ही डिक्लेयर हो गया है कि जो लोग ओवरवेट थे उनके लिए इसका ट्रीटमेंट कर पाना डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो दोस्तों इसी लेक्चर के साथ मैं आपको ये बताना और समझाना चाहती थी कि हमें इस कैलोरी के साथ बैलेंस करना है, फिज़िकल एक्टिविटी करके स्टोर्ड एक्सेस ऑफ फैट को बाहर निकालना है और अपने आहार को हमें संतुलित आहार में परिवर्तित करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आपने पेशेंटली मेरे इस लेक्चर को सुना। यदि अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर
सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके पास फिर से उपस्थित होंगी। और इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।